खबरें देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित राष्ट्र के निर्माण में होगी युवाओं की अहम भूमिका। कहा, संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र हुआ सशक्त और समृद्ध। महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस पर लगभग 220 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, भारत सरकार ने एनआईडीएम और एनडीआरएफ की मजबूती पर दिया जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। आप सरकार पर दिल्ली और पंजाब में चुनावी वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगरी का हवाई सर्वे कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत 3 महिला बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजरायल को दी नामों की जानकारी। लिस्ट नहीं मिलने के कारण तय समय पर लागू नहीं हो सका था समझौता। और अब सभी खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने मन की बात की 118वीं कड़ी में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीते दशकों में संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र और भी सशक्त और समृद्ध हुआ है। साथ ही संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर संविधान निर्माताओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं दी। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। देश के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने विविधता से भरे देश के लिए समान कानून बनाने के लिए लंबी और गहन चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सभा के दौरान हुई चर्चा का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को सुनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने जहां परस्पर सहयोग पर जोर दिया था, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अवसरों की समानता का विषय उठाया था। संविधान लागू होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं की विचारों से प्रेरणा लेकर भारत के निर्माण का आह्वान किया, जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। हम देशवासी को इन विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना है, जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को भी गर्व हो। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाकर देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त करने का आह्वान किया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने
सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र की गौरव यात्रा के महत्वपूर्ण मौके पर देशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर बढ़ने को कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात में पीएम मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। पीएम ने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि हमें विकास के साथ विरासत को सहेजते हुए उससे प्रेरणा लेना है। प्रयागराज में दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। उत्तर से दक्षिण तक मनाए जाने वाले कुंभ का आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। पवित्र नदियों से जुड़ी मान्यताओं, कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पर्व सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें विरासत को सहेजना है। हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी का अपने कार्यकाल में विकास के साथ विरासत को संरक्षित करने पर जोर रहा है। विरासत पर गर्व करने के साथ साथ इसे सुरक्षित और संरक्षित करने के साथ ही जनमानस के बीच पहुंचाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी और रीजनल रिस्पांस सेंटर के सुपौल परिसर सहित लगभग 220 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। अमित शाह ने आपदा राहत अभियान में एनडीआरएफ के सक्रिय योगदान की सराहना की। नेपाल, इंडोनेशिया, टर्की और बांग्लादेश और म्यांमार, वियतनाम, कई देशों के अंदर जब एनडीआरएफ की टीमें गई तब वहां की जनता को मदद करने में इनकी भूमिका की वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बुरी प्रशंसा की है। एनडीएमए ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर एनडीआरएफ ने उतारा है और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार में एनडीआरएफ के क्षमता विस्तार से जुड़े प्रयासों का भी जिक्र किया। डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो एनडीआरएफ काम में आता है और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब एनडीए काम में आता है। 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था। आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके 5 साल जो व्यर्थ गए हैं इसकी चिंता मत करना। 3 गुना स्पीड से चंद्रबाबू जी और मोदी जी की जोड़ी आंध्र प्रदेश का विकास करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। नड्डा ने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के रच रहे थे और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये मैं देशद्रोह मानता हूं। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में? इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया। 35A और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। बढ़ेंगे आगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का दौरा किया। दिल्ली में 12 से 22 जनवरी तक आयोजित इस एक्सपो में केंद्रीय मंत्री कई कंपनियों के एग्जीबिशन का शुभारंभ तो किया, साथ ही विभिन्न कंपनियों को एग्जीबिशन में जाकर उनके उत्पाद, नवाचार और तकनीक की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न संस्थाओं के मोबिलिटी सेक्टर में प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। Bharat Mobility Exhibition. I think we have proved our several stakeholders. We are actually in future days, what we are in the position of third now. We may overtake all the other 2 countries who are now first and second. I think our stakeholders will going to actually
give a good contribution to the country. और अब बात दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हलचलें तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि अंतिम जांच के बाद 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 1522 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। और चुनाव आयोग मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की नोडल अधिकारी रश्मि मनचंदा के मुताबिक मतदाताओं की सुरक्षा से लेकर सुविधा तक का ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को इस बार मतदान स्थल पर जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप भी बनाए जाएंगे। Nowadays, an app called Pick and Drop app is also available. You can download it on the Android app, and the persons who are PWD category holders or 85 plus senior citizens, they can register themselves on the app, and election officers will come and pick them up and drop them to the local polling stations, and after the poll, they will be dropped back to the homes. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले मतदान में 1,55,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 2,08,000 फर्स्ट टाइम वोटर भी शामिल हैं। दिल्ली के दंगल में इस बार युवा वोटर्स ही तय करेंगे कि दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार मतदान करने वाले ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की और जाना कि वो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं और किन मुद्दों पर अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। हर नागरिक का है गर्व। जी हां, ये है जनमत का पर्व। दिल्ली विधानसभा में 5 फरवरी को मतदान होने हैं। जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं और वो किन मुद्दों पर जाकर अपनी सरकार को चुनने के लिए मतदान करेंगे, हम आज कुछ युवाओं से जानेंगे जो लोग हमारे साथ पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? मुझे लगता है कि जो मेन प्रायोरिटी है इस टाइम हम लोगों की, दैट इज़ विमेन सेफ्टी और ऑल्सो फॉर द एजुकेशन एज वेल। मैं एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करूंगा क्योंकि जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर इन दिल्ली हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी समस्या है हमारे देश में और मैं चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करे। आई विल वोट ऑन द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। जो मेरे साथ यूथ होंगे, लोग होंगे, उनसे आग्रह करूँगा कि आगे आएँ और वोट करें। मैं वोट करूँगा कि स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, उनको मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स मिल जाए। काफ़ी सारे लोग जो हैं दिल्ली में ही आते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी, तो पूरे ऑल ओवर कंट्री से आते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में ज़्यादा कन्वीनियंट रहे ये सारी चीज़ें। मेरे दो मेन विजन्स हैं, एक तो विमेन सेफ्टी जो कि दिल्ली में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड दूसरा ये है कि पोल्यूशन को थोड़ा कम करा जाए क्योंकि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है अब। जो मेरे जैसे यूथ हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि 5 फरवरी जनमत का पर्व है, आइए हम वोट करें गर्व से। हमें ऐसे लोगों के लिए कास्ट करना है वोट जो एक्चुअली वर्क करें। एंड दूसरी ये चीज़ है कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बिकॉज लोग बाहर से दिल्ली में पढ़ने आते हैं, तो इस चीज़ को देखकर हमें वोट करना है। मैं वोट अपने राइट्स के लिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी है और जिम्मेदारी भी। मेरा विज़न यही रहेगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाए। बीइंग अ यूथ हमारी वॉइसेस सुनी जाए और एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया जाए। हम उसी को वोट करेंगे जो जॉब्स के बारे में ज़्यादा सोचे। यूथ को पता है कि वो किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आप सरकार पर दिल्ली और पंजाब में चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं उतरा। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी जो ड्रग्स पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भेंट चढ़े हैं। ये सिद्धू मूसेवाला, उसकी किलिंग सीधी
इन्होंने करवाई और सिक्योरिटी विड्रॉ करके कुछ दिन पहले उससे सिक्योरिटी वापस ली और उसको आके लोग मार के चले गए। आज तक उनका कुछ नहीं बना। यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लक्षद्वीप के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थी शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप के लोगों के कल्याण, विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। अभिनेता सैफ अली खान मामले में अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी, जो कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक है, जांच के दायरे में है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे यहां किसने मदद की और उसका समर्थन किया, और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए अदालत से 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्था की खुद निगरानी कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ नगरी का हवाई सर्वे किया। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के साथ अब तक 7.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रयागराज में उत्तम प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशाला, अरैल में 6000 कैंप की टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी रेलवे स्टेशनों पर 1 लाख लोगों के आश्रय का भी प्रबंध किया गया है। महाकुंभ मेले में टेंट सिटी त्रिवेणी संगम के पास आरामदायक आवास प्रदान करती है, जो कि साधारण टेंट से लेकर निजी सुविधाओं से युक्त लग्जरी सेटअप तक उपलब्ध है। यहाँ ठहरने से पर्यटकों को धार्मिक अनुष्ठानों, पवित्र स्नान और आध्यात्मिक आयोजनों तक आसानी से पहुंच मिलती है। साथ ही ये त्योहार के जीवंत वातावरण और सांस्कृतिक विविधता में डूबने का अद्भुत अवसर भी प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के नागरिक अपने घरों को होम स्टे के रूप में यात्रियों को किराए पर भी दे रहे हैं। ये शहर में रहने के लिए एक और किफायती विकल्प हो सकता है। तो ये थी खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। और अब खबर खेल जगत से है। पैरा एथलीट सिमरन शर्मा ने डीडी न्यूज के खेल महाकुंभ के प्रयास की सराहना की है। सिमरन ने कहा है कि खिलाड़ियों का सम्मान वो की पहल शानदार है। सिमरन शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नारायण सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ है सिमरन शर्मा। सिमरन, जिन्होंने कि पेरिस पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया और एक इतिहास रचा। सिमरन, किस तरह से देखते हैं सफ़र को आप? एक जिस तरह से पूरा सफ़र रहा आपका राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और फिर पेरिस पैरालंपिक्स में मेडल जीतना और फिर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होना, इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं अपनी? सर, मुझे लगता है कि ये एक सपने की तरह है, और जैसे कि हमें कल अर्जुन अवार्ड मिला है, तो मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी का सपना होता है
कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिले। मैं भी जब पहले किसी बड़े खिलाड़ी को देखती थी तो लगता था कि एक बार बस फ़ोटो खिंचा लूँ इनके साथ जाके कि मतलब अर्जुन अवार्ड ही है, और वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया। कल हम राष्ट्रपति जी से मतलब अवार्ड लेके आए, तो वो जो सुकून था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। सिमरन, अगर बात करें कि लगातार आप जो खिलाड़ी हैं हर मंच पर आपको सम्मानित किया जाता है, तो वैसे ही डीडी न्यूज़ का भी एक प्रयास था कि डीडी खेल महाकुंभ के माध्यम से आप लोगों को सम्मानित किया जाए। जो आपके जो विचार हैं, जो आप लोग सोचते हैं, जो आपका स्ट्रगल है, वो पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। तो डीडी न्यूज़ के इस प्रयास को कैसे देखते हैं कि जो डीडी खेल महाकुंभ के माध्यम से आपको यहाँ बुलाया गया और आपने अपनी बातें रखी, तो इस प्रयास को कैसे देखते हैं डीडी न्यूज़ के? सर, मैं डीडी न्यूज़ में कई बार आ चुकी हूँ, आज मैं पहली बार नहीं आई। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को वो मतलब बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू से ही आपने देखा होगा 2021 में हमारा पूरा लाइव दिखाया गया था, हर एक छोटी से छोटी पैरालंपिक्स की चीज़ें दिखाई जा रही थी, और अभी 2024 में तो दिखाया ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल ऐसा है कि ये बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स को मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ऐसा चैनल हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने खेल को दिखाना शुरू करा है सर। तो मैं कई बार आ चुकी हूँ और बहुत सम्मान मिलता है यहाँ पे आके, बहुत प्राउड फीलिंग होती है, और बचपन का फेवरेट चैनल है हमारा ये। और खेल महाकुंभ आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ की एक पहल है, जिसके तहत हमारा प्रयास है कि देश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाए। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही पैरा एथलीट उदय कुमार ने कहा कि खेल महाकुंभ बेहद सराहनीय कदम है और ऐसे आयोजनों से सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नारायण सिंह ने। खेल महाकुंभ के माध्यम से डीडी न्यूज़ का एक प्रयास है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जाए, और जो कुछ भी वो देश के लिए करते हैं यहाँ पर उसकी प्रतिभा को पूरी दुनिया उसको जान सके, ये एक प्रयास रहता है। उदय हमारे साथ हैं जो कि माउंटेनियर हैं। उदय, कैसे देखते हैं आप इन प्रयासों को, जिस तरह से जो खेल महाकुंभ है डीडी का, उस पर क्या विचार है आपके? ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है जो हम लोगों को एक गांव, कस्बे, हर एक शहर से, हर एक गली से उठा के ला के यहाँ इस मंच पे बैठाना, अपने आप में ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा चीज़ है कि हम लोगों को उत्साह बढ़ रहा है। इससे हम लोग आगे ग्रो करेंगे, एक दूसरे को देख के मोटिवेट होंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को बातें शेयर करेंगे, आगे जाने का मौका मिलेगा। अगर भारतीय खेल की बात करें, जिस तरह से लगातार हमारे पैरा एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो एशियन पैरा गेम्स हो, पेरिस पैरालंपिक्स में भी देखा कि रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन हुआ, तो किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो चैलेंजेस को ओवरकम के हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, सारी विश्व के मंच पे वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो क्या वजह मानते हैं इसकी आप? इसकी एक ही वजह है कि हमारी स्पोर्ट्स सेक्टर बहुत अच्छी हुई है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक ही विजन है कि दिव्यांग जहाँ पे भी हो अपने जज्बे से, मतलब हिम्मत से बाहर निकले, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कई परेशानियां भी आई होंगी लाइफ में, जिस तरह से आपने बताया, उसके बाद इतनी बड़ी उपलब्धि पाना और फिर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होना, तो पूरी अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं आप? मेरा सबसे फर्स्ट मोटिवेशन है कि गीता में एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। तो फर्स्ट ऑफ थिंक मेरे दिमाग में आया था हॉस्पिटल में कि ये हादसा मेरे ही साथ क्यों हुआ है। मैं भगवान के पास जाके रोया भी एक दिन कि हे भगवान, 125 करोड़ में मैं ही क्यों, इकलौता घर का इंसान जो अच्छा खासा कमा रहा था, खा रहा था, परिवार की देखभाल कर रहा था, और पैर छीन लिया अचानक से। खैर, आज उसी भगवान के पास जाता हूँ कि शुक्रिया भगवान, मुझे चुनने के लिए 140 करोड़ में, और आज मैं देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने कई कारनामे किए, और अब उनका अगला लक्ष्य है हिमालय पर्वत की जो चोटी है, सबसे दुनिया की सबसे, विश्व की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, उस पर चढ़ने की। और इसमें मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि जो उनके इरादे हैं बहुत ही मजबूत हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेल महाकुंभ से जुड़ी पूरी खबर देखिए आज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज़ पर। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कुंभ में 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो 2024 में हमने इतिहास रच दिया। 100 साल बाद इंडिया का गोल्ड मेडल आया चेस ओलंपियाड में। जैसे खेल ने इतना कुछ दिया तो उनको पे बैक करने का, और हर पीढ़ी का वो काम भी है कि अपना जो भी ज्ञान है वो आगे दिया जाए। एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे तो वो ये ज़रूर बोलेगा कि हमारी बेटी भी सिमरन जैसी हो और हमारी बहू भी सिमरन जैसी हो। पर मैं ये बोलूँगी कि अगर सिमरन जैसी बेटी या बहू चाहिए तो सिमरन जैसी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी आपको।